सो व्हाट्सअप गाइस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को लेके। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम पूरा नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स से एडवांस तक सारी चीज़ें जो कि हमारी कवर होंगी लगभग 12 से 13 हफ्तों में। ठीक है, तो आज हम उसी के बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो आज हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं कि हमें एक्चुअली में पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर मैं कंटेंट्स की बात करूं तो मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूं। सबसे पहले हमारा हो गया नीड टू इन्वेस्ट, कि हमें पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत क्यों है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरा हो गया मैं कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करूँ, जो जो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरे को क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, उस चीज़ों को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। एंड लास्टली मैं पूरी वीडियो को समराइज करूंगा कि हमने पूरी वीडियो में से सीखा क्या है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं एक्चुअली में पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है क्या जबकि मैं सेविंग कर रहा हूं। तो इसका आंसर आपको पूरे के पूरे एग्जाम्पल में दिख जाएगा। तो ये एग्जाम्पल दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके एजम्पशंस बता देता हूं। सबसे पहले एजम्पशन मैंने ली है कि आपकी सैलरी जो है वो 10% से हर साल बढ़ती है। दूसरी एजम्पशन मैंने ली है आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो 8% हर साल बढ़ रहे हैं। तीसरी एजम्पशन मैंने आपके लिए 10 साल तक की प्लानिंग कर रखी है कि आप 10 साल तक काम करेंगे, उसके बाद आप ऐश करेंगे। अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं पहले साल में मेरी इनकम थी 6 लाख रुपए। ठीक है, अब जब मेरी पहले साल में इनकम 6 लाख रुपए थी, मेरे एक्सपेंसेस कितने थे, 3,60,000 रुपए। ओके, अब जो मेरे पास अमाउंट बचता है वो ऑब्वियसली मेरा सेविंग्स के लिए जाएगा। अब ये ईयर एंड की सेविंग, मतलब मैं साल के एंड में सेव जो कर रहा हूँ, एंड ये टोटल सेविंग अभी तक करेंटली मेरे पास टोटल कितनी सेविंग हो चुकी है। मान के चलते हैं आपने आज से काम करना शुरू किया है तो आपके पास अभी जीरो सेविंग थी, तो पहले साल के एंड तक आपके पास जो सेविंग आएगी वो आएगी 2,40,000 रुपये। ओके, अब करेंटली अगर मैं बात करूं तो आपकी नेक्स्ट ईयर इनकम होती है 6,60,000 रुपये एंड आपके एक्सपेंसेस होते हैं बढ़ के 3,88,800। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आपकी इनकम बढ़ेगी 10% से, आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे 8% से। ठीक है, तो रेस्ट आपकी जो भी बचती है वो सेविंग होती है 2,71,200। हमने बेसिकली इनकम माइनस एक्सपेंस कर दिया, इक्वल्स टू हमारे पास सेविंग आ गया। ठीक है, पूरी ड्रॉ में हम यही करेंगे, एक्सपेंस इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू सेविंग। तो ये तो हमारी सेविंग पूरी ऐसे निकल के आ गई, हमने यहाँ से यहाँ माइनस कर दिया तो हमारे पास सी आ गया। ओके, ईयर एंड तक, ईयर एंड मीन्स 10 ईयर्स के एंड तक हमारी जो इनकम हो जाती है वो हो जाती है 14,14,769 रुपीज़। ओके, एंड हमारे जो एक्सपेंसेस बढ़ के वो हो जाते हैं पूरे साल के 7,19,642 रुपीज़, जिसमें से हमारी सेविंग बचती है 6,95,127 रुपीज़। सो ये हमारी ईयर एंड की सेविंग है, टोटल सेविंग नहीं है, ये ईयर एंड की सेविंग है। अगर मैं टोटल सेविंग लेके चलूँ तो टोटल सेविंग मेरी क्या होगी, पहले साल की सेविंग मेरी ये हो गई, एंड टोटल सेविंग मेरी क्या होगी, पहले साल की सेविंग प्लस दूसरे साल की सेविंग। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो मेरे पास आता है 5,11,200। ऐसे करते करते मेरे पास 10 ईयर्स के एंड तक मेरे पास कितनी सेविंग होगी। अब मैं जब इन सब को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास ईयर एंड की सेविंग्स आती है, वो आती है 43,47,293। ओके, ये मेरे पास टोटल सेविंग आ गई। अब आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था, तो मेरे पास कितने पैसे बच रहे हैं 10 साल के बाद, 43,47,000। ओके, अब अगर मैं पैसा यहाँ से इन्वेस्ट करता तो क्या होता। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं साल के एंड में, साल खत्म होने के बाद। ठीक है, तो पहले साल आपने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि आपने जस्ट काम करना शुरू किया है। आप पैसा कब इन्वेस्ट करेंगे, साल के एंड में। तो साल के एंड में आपने 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, और जिस पे आपको अभी तक तो कोई इंटरेस्ट मिला नहीं है, क्योंकि अब इंटरेस्ट आपको मिलना शुरू होगा, सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर में आपको इसका इंटरेस्ट मिला 28,800। ठीक है, एंड सेकेंड ईयर एंड होते होते मैंने जो ये था मेरा सेविंग्स, ये भी ऐड कर दी मैंने इसमें। तो अब मेरे पास सेकेंड ईयर एंड होने के बाद मेरे पास जो टोटल अमाउंट आता है वो आता है 5,40,000। ओके, अब इसमें क्या है, मेरी टोटल सेविंग प्लस जो मेरे को इंटरेस्ट अभी तक मिला है वो। ठीक है, अब मैं थर्ड ईयर की बात करूं तो थर्ड ईयर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टोटल सेविंग क्या हो गई, 8,17,296। अब जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को पिछले 2 साल की इनकम पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो 2 साल की इनकम मेरी कितनी है,
सॉरी 2 साल की इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी है, 5,40,000 रुपये। 5,40,000 कैसे, क्योंकि मेरे को जो इंटरेस्ट है वो भी मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास आ गई 5,40,000 रुपये। तो मेरे को इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 64,800। ऐसे करते करते मेरे पास ईयर एंड पे जो मेरी इनकम आती है, जो मेरी सेविंग्स आती हैं, जो मेरी इन्वेस्टमेंट आती है, वो आती है 48,33,959। अब थोड़ा सा डिफरेंस दिखना शुरू हो रहा होगा, राइट। जहां मेरी सेविंग्स बैठ रही थी 43 लाख की, वहीं अब मेरी इन्वेस्टमेंट बैठ रही है 48 लाख की। ये 5 लाख का डिफरेंस कहाँ से आ गया? ये 5 लाख का डिफरेंस जो आया है बेसिकली आपका, एवरेज लेके चल रहा हूँ मैं, 5 लाख का डिफरेंस जो आया है वो बेसिकली आपका इंटरेस्ट से आया है। अब आपको थोड़ा सा महत्व पता चल रहा होगा कि हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से एक्चुअली में हो क्या रहा है। ना तो सिर्फ आपका पैसा, अब देखो अगर आप सिर्फ सेविंग करते तो वो पैसा बैंक में पड़ा रहता या फिर आपके घर पे पड़ा रहता। बैंक में आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, 3 से 4%, जो कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बेसिकली आपके पैसा गला ही रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आपका इन्फ्लेशन ही बढ़ता है। अभी यहाँ पे मैंने जो इंटरेस्ट लिया है वो मैंने लिया है 12%। वो भी मैं आपको बताऊंगा आपको 12% इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब 5 लाख रुपए तो मेरा यही सीधा मोटा मोटा डिफरेंस आ गया। क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे मैं इस डिफरेंस को बढ़ा सकता हूँ? ऑब्वियसली अगर मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो ये जो डिफरेंस है ना 5 लाख का, ये 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है। और ये 5, 10, 20 है क्या? ये बेसिकली आपका पैसा ग्रो हुआ है। आपने एक जो कहावत है ये जरूर सुनी होगी, पैसा ही पैसे को बनाता है। ये वही चीज़ है एक्चुअली। पैसा पैसे को तब बनाता है जब आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो आप पैसा बना ही नहीं सकते पैसे से। तो सबसे पहले अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हाँ, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पे कि हम कहाँ कहाँ पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है, ऑब्वियस सी बात है, एफडी। कहीं भी आप माँ बाप से बात करेंगे सबसे पहले बोलते क्या है, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, एफडी में पैसा डाल दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया एफडी में पैसा सेव है। अब अगर मैं आपको बताऊं एफडी में पैसा सेव है ही नहीं। एफडी में पैसा वैसे तो सेफ है, बट आपका एफडी का जो पैसा है ना वो सिर्फ और सिर्फ गल रहा है वहाँ बैठा बैठा, और कुछ नहीं हो रहा। इन्फ्लेशन तो आपको पता ही होगी, हर साल कितने दर से महंगाई बढ़ रही है, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो एफडी उसको भी बीट नहीं कर पाता। हमारी एफडी का जो एवरेज रेट चलता है वो चलता है 5 to 6%, और जो हमारा इन्फ्लेशन चलता है वो इससे ऊपर चलता है। लगभग अभी करेंटली जो हमारा इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो आई थिंक 6.5% चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफडी में अगर मैं पैसा डाल रहा हूँ तो मेरा जो पर ईयर के हिसाब से 0.5 में डीके आ रहा है, मतलब 0.5 पैसा मेरा जो है गल रहा है, 0.5%। प्लस अगर मैं एफडी को ब्रेक करता हूँ, अगर मैं एफडी तोड़ देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 5 साल की एफडी करी है लेकिन मैं 4 साल में ही एफडी तोड़ देता हूँ, तो बैंक मेरे ऊपर लगाता है चार्जेस। क्यों लगाता है? क्योंकि मैंने भैया प्रॉमिस किया था मैं 5 साल की एफडी करूँगा। ओके, तो एफडी तो अब मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन आता है मेरे लिए इक्विटी। इक्विटी क्या हो गया? सबसे पहले शेयर मार्केट पूरा का पूरा इक्विटी ही है, एक बेसिक बात अगर हम लेके चलें तो, ठीक है। बाद में हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझेंगे इक्विटी एग्जैक्टली होता क्या है। अभी थोड़ा सा बेसिक अगर आप समझे तो इक्विटी पूरा का पूरा शेयर मार्केट इक्विटी है, ठीक है। शेयर मार्केट मेरा इक्विटी से यहाँ पे मतलब है शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट रिस्की हो सकता है। क्यों हो सकता है रिस्की? क्योंकि लॉट ऑफ पीपल्स को जो है वो नॉलेज नहीं होती, वो बिना नॉलेज के पैसा लगाते हैं, तो इसलिए रिस्की हो सकता है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो ये बिल्कुल रिस्की नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। क्यों बीट कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो मिलता है 12% CAGR। अब CAGR क्या है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। ओवरऑल हमें लास्ट डेटा के हिसाब से 12% का इंटरेस्ट जो है आज तक इक्विटी ने दिया है, और जो हमारी इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है ऑब्वियसली 5-5.5% से इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहा है। प्लस यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट क्या मिलता है हमें कि आप जब चाहे तब बाय कर सकते हैं, जब चाहे तब सेल कर सकते हैं, जो कि हमें एफडी में ऑप्शन नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब इसी के साथ हम आते हैं रियल एस्टेट पे, क्योंकि एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, रियल एस्टेट में पैसा डाल दो, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं? यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। आप बिना लार्ज अमाउंट के यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जबकि आप इक्विटी में 10 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं,
जबकि आपको रियल एस्टेट के लिए कम से कम 10 लाख 15 लाख वो एरिया पे डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में ज़मीन खरीदना चाहते हैं, किस एरिया में आप प्लॉट वगैरह लेना चाहते हैं। ठीक है, अब रियल एस्टेट की इसी प्रॉब्लम्स के लिए रीट्स है। रीट्स पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आप छोटे अमाउंट से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट जो आता है हमारा, बेसिकली 2 से 3% रेंटल इनकम जनरेट होती है हमारे रियल एस्टेट में। बाकी जो आपकी ओवरऑल प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है वो आपका ज़मीन पर डिपेंड करता है कि आपने ज़मीन कहाँ पे ली है। बट जो हमारा रेंटल इनकम मिलती है रियल एस्टेट से, जो कि हमारी फिक्स्ड बैठती है, वो बैठती है 2 से 3%। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है, हम इसको जब चाहे तब खरीद सकते नहीं हैं, जब चाहे तब बेच सकते नहीं हैं, जो कि हमारे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल था इक्विटी में। जब चाहे तब खरीदो, जब चाहे तब बेचो, लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है। अब इसी के साथ हम आते हैं कमोडिटीज़ पे। कमोडिटीज़ क्या होते हैं, बेसिकली जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ओके, आपकी गैसेस हो गई, ये सारी हमारी कमोडिटीज़ में आती है। अब कमोडिटीज़ तो सेफ़ ऑप्शन है हमारे लिए, और ये इन्फ्लेशन को भी बीट करती है, लेकिन ये सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करती है। ठीक है, ये हमारा पैसा ग्रो नहीं करती। 5 से 8% का CAGR हमें मिल रहा है, तो ये तो हमारा इन्फ्लेशन रेट ही है। तो हमारी पैसा कहाँ ग्रो हो रहा है, हमें तो एक्चुअली में चाहिए ना पैसा ग्रो हो, तो ये सिर्फ आपका इन्फ्लेशन बीट कर रहा है। बट इसमें एक एडिशनल ऑप्शन जैसे FD में आपको नहीं मिल रहा था, वो यहाँ पे आपको एडिशनल ऑप्शन क्या मिल रहा है, आप जब चाहे तब खरीदो, जब चाहे तब बेचो। ठीक है, अगर अब मैं FD और कमोडिटीज़ को कंपेयर करूँ तो मैं ऑब्वियसली कमोडिटीज़ की तरफ जाऊँगा। मैं गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू FD। अब इसी के साथ आते हैं, हमारा एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होता है, जैसे कि हमारे गोल्ड के गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिलते हैं, काफ़ी सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स कैसे कैसे होते हैं, कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों पे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, गवर्नमेंट बॉन्ड। इससे ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन हमारे पास कहीं अवेलेबल नहीं है। ये हमारा FD को भी बीट कर सकता है, ओह सॉरी, इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। क्यों? यहाँ पे हमारा पैसा ग्रो नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारा जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन का है, आधा 1% उससे ज़्यादा ही है। बस हमारा पैसा 1% से ग्रो हो रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू आप FD में पैसा डालें। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है हमारी, लॉक इन पीरियड। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जहाँ पे आते हैं, गवर्नमेंट हमसे पैसा क्यों लेती है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई पैसा चाहिए, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, जहाँ पे वो हमसे पैसा लेती है। अब जब उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप वो पैसा नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे गोल्ड के गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट जो है नियरली साल 1-1.5 साल में रिलीज़ करती है, तो वहाँ पे आपको 5 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। लेकिन आपको वहाँ पे जो नॉर्मल गोल्ड है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसे कि नॉर्मल गोल्ड में आपको फॉर एग्जांपल 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड में, जो कि गोल्ड के गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, वहाँ पे आपको 7% से 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। अब मेरे को एक्चुअली कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा? ठीक है, तो सबसे पहले अब मेरे को पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मैं सबसे पहले तो अपनी खुद की रिसर्च करूँगा कि मेरा प्लान क्या है, मेरे गोल्स क्या हैं पैसे को लेके। ठीक है, अब उस हिसाब से मैं अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई करूँगा कि हाँ मेरे को कितना पैसा कहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब मेरे को इसके लिए क्या है, सारी मार्केट्स अच्छे से देखनी पड़ेंगी, शेयर मार्केट अच्छे से देखनी पड़ेगी, बाकी रियल एस्टेट की मार्केट अच्छे से देखनी पड़ेगी, सारी मार्केट्स को देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या बेटर ऑप्शन बैठ रहा है। अब इसके साथ साथ मैं अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ करूँगा, क्योंकि अब मेरे को किसी भी स्कैम में नहीं फंसना है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा स्कैम से भी बच के रहना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे मेरे को ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे पास भैया इतना पैसा है तो मैं सारे के सारे ऑप्शंस में डाल दूँ, कि मैंने गोल्ड में भी पैसा डाल दिया, मैंने सिल्वर में भी डाल दिया, मैंने इक्विटी में भी डाल दिया, रियल एस्टेट में भी डाल दिया, सब में पैसा डाल दिया। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपका पैसा, अब अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करूँ, तो अगर आपका पैसा इक्विटी में बढ़ रहा है ना, तो एट द सेम टाइम गोल्ड में कम होगा। अब गोल्ड में बढ़ रहा है ना, तो इक्विटी में कम होगा। क्यों? जब शेयर मार्केट गिरती है ना, तो सेफेस्ट ऑप्शन लोगों को लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, तो गोल्ड का पैसा ऊपर जाता है। और जब गोल्ड बढ़ता है ना, तो आपका शेयर मार्केट का पैसा तो गिर रहा है, और जब शेयर मार्केट ऊपर जाती है तो गोल्ड का पैसा निकाल के लोग शेयर मार्केट में डालते हैं, तो गोल्ड का पैसा आपका नीचे जाता है। तो इसलिए आपको सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में नहीं घुसना है, आपको अपने लिए बेस्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि आपको पर्टिकुलरली किस में घुसना है। अब हमें जो रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि हम बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि
फॉर एग्जांपल आपको ज़ेरोधा एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप शेयर मार्केट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीट्स, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा अगली वीडियोस में रीट्स क्या होता है, उसके लिए आप ग्रो म्यूचुअल फंड्स के जितने भी एप्लीकेशन हैं वो यूज़ कर सकते हैं। प्लस रिसोर्सेज में और हमारा क्या आ गया कि हम एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होते हैं हमें उनकी हेल्प लेनी है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, अब यहीं पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि अभी तक हमें क्या समझ में आया है कि हमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक्चुअली में करना क्या है। सबसे पहली चीज़, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए कि हमारा जितना ज़्यादा रिस्क होगा ना, रिटर्न भी हमें उतना ही ज़्यादा मिलेगा। दूसरी चीज़, एफडी सेफ तो है बट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकती। एफडी में पैसा बढ़ा आपका 1-2% से गलता रहेगा। एफडी में आपका पैसा बढ़ तो रहा है लेकिन उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं बढ़ रहा जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी, इक्विटी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो मे बी आपके लिए दूसरा कोई ऑप्शन बेटर हो सकता है, लेकिन इक्विटी हमारे पास ग्रेट ऑप्शन है अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो। ठीक है, चौथी चीज़ हम क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट में पैसा डालना, पैसा ज़्यादा लगेगा उस चीज़ के लिए, तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। अब पांचवी चीज़, गोल्ड और सिल्वर, ये दोनों हमारे लिए सेफ़र ऑप्शन हैं बट ये सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करते हैं, यहाँ पे पैसा हमारा ग्रो नहीं होता। ठीक है, तो ये भी गोल्ड और सिल्वर भी हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं बैठता है। तो अब इतना आपको मैंने बता दिया है कि हाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे क्या सोचना चाहिए, हमारे इन्वेस्टमेंट करने से पहले पहले क्या चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअली में पैसा कहाँ पे डालना है आपका। ठीक है, लास्टली मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँगा। वो कैसे समराइज़ करेंगे कि हम इन्फ्लेशन को सेविंग्स के थ्रू तो बीट नहीं कर सकते, हमें पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और आज से ही हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आज से ही आप प्रण ले लीजिए कि आज से ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी ये टेलीग्राम का लिंक है मेरा t.me/बुलडोजर अकेडमी, आप डालेंगे टेलीग्राम पे, मेरा टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा डायरेक्टली, वहाँ से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको लाइव मार्केट में कुछ भी हेल्प चाहिए, मैं वहाँ पे पर्सनली पूरी इन्फॉर्मेशन लाइव मार्केट में अपलोड करता रहता हूँ। दूसरा, इंस्टाग्राम पे बुलडोजर अकेडमी के नाम से इंस्टाग्राम पेज है मेरा, वहाँ पे मेरे को फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जैसे कि शॉर्ट्स वगैरह, शॉर्ट्स तो आपका यूट्यूब पे हो गया, जैसे रील्स हो गई, रील्स वगैरह मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। शॉर्ट्स भी मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, तो यूट्यूब पे आप मेरे को ये चैनल नीचे सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए प्लस बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि अब आगे ऐसी ही सीरीज़ की पूरी लंबी सीरीज़ चलने वाली है हमारी। तो इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।